गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड सी है राहुल बजाज। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने आईटीसी क्यू एंड ए से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करी है। आज उस सीरीज की फोर्थ वीडियो है जिसमें हमने क्वेश्चन 15 1 to 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन 16 से आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 20, जो कि डे टू डे लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 16 हमारा है, एज पर सेक्शन 16। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सेक्शन 16 रीड करवाया था। 16(1) वो कह रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इनपुट यूज होना चाहिए। सो आपको हर एक इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड जो भी आपने जीएसटी पे करा है उसका इनपुट आपको मिल जाएगा। और सबसेक्शन 2 कहता है, कुछ कंडीशंस लगा रहा था 16(2). जो कंडीशंस थी वो 5 कंडीशन थी। ए में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डबल ए में आपके सप्लायर ने आपके जीएसटीआर 1 में अपनी जीएसटीआर 1 में आपका बिल दिखाया हो, बी में आपने गुड्स की रिसीव या सर्विसेज को रिसीव करा हो या डीम्ड रिसीव्ड हो, सी में गवर्नमेंट को एक्चुअल पे हुआ हो, और 4 में आपने 39 में अपने रिटर्न को फाइल करा हो। जब भी आप इनपुट लेने की बात सोचते हैं या इनपुट आप लेते हैं, देन आपको 16 की ये सब कंडीशंस सबसे पहले आपको अपने माइंड में सोचनी होंगी। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करनी है, सो उस केस के बाद ही आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो। राइट। सो सेक्शन 16 जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी। सो सेक्शन जो 16 है, अब बात आ रही है इस क्वेश्चन में बैंक चार्जेस से रिलेटेड। अब पहले मुझे ये बताओ आप, बैंक चार्जेस जो होते हैं, जो बैंक कलेक्ट करता है हमारे ऊपर कोई सर्विसेज से रिलेटेड, सो उस बैंक चार्जेस के ऊपर जो भी जीएसटी वो हमसे चार्ज करता है, क्या हम उस जीएसटी या जो भी हमने टैक्स पे करा उसके लिए क्या हम एलिजिबल होते हैं इनपुट क्लेम करने के लिए? आंसर देने से पहले आप वो प्लीज कंडीशंस को ध्यान में रखना। 16(a) की जो कंडीशन होती है वो होती है आपके पास एक टैक्स इनवॉइस या फिर प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट या डेबिट नोट होना चाहिए। उस केस में आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अब बैंक जो भी चार्जेस डिडक्ट करता है उस पर जो भी जीएसटी होता है वो काफी एक मे बी स्मॉल अमाउंट और ह्यूज नंबर्स में होते हैं। सो क्या आपके पास उनके इनवॉइसेस प्रॉपरली प्रोवाइड आपको किए जाते हैं? आपके पास इनवॉइस की कॉपी होती है, या बैंक आपको हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक चार्ज का इनवॉइस आपको, क्या टैक्स इनवॉइस जो कंडीशंस के साथ होता है वो पूरा आपको देता है वो इनवॉइस? तो उस बेस पे हम इस इनपुट की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। राइट। तो बैंक के केस में हमें प्रॉपर इनवॉइस नहीं होता हमारे पास, हमें ये आइडिया है, फिर भी हम उसका इनपुट हम एलिजिबल हो जाते हैं, हम क्लेम कर लेते हैं। सो ऐसा कैसे, ये हम आज इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे या हम समझने की कोशिश करेंगे। एज पर सेक्शन 16 आईटीसी शैल बी क्लेम्ड बेस्ड ऑन इनवॉइस। टैक्स जो हमने पे करा बैंक चार्जेस में वो ऑब्वियस है, रिफ्लेक्ट हो रहा है फॉर्म 2A 2B में। डबल ए की कंडीशन हमारी प्रॉपरली फुलफिल हो रही है, एंड द कस्टमर टेक्स ऑन जीएसटी पेड ऑन सच बैंक चार्जेस। और कस्टमर जो है आईटीसी ले भी रहा है जो भी जीएसटी उसने पे करा। हाउएवर बैंक जो होता है जनरली नेवर इशू एन इनवॉइस फॉर द सेम। मैंने कभी नहीं देखा मोस्ट ऑफ द पॉइंट इस रीडिंग से पहले कि बैंक कभी भी इशू करता हो इनवॉइसेस उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वेदर इट इज करेक्ट टू क्लेम आईटीसी बेस्ड ऑन द फॉर्म 2A और 2B। जो डबल ए की कंडीशन हमारी पूरी हो रही है बट ए की कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती, क्या उस बेस पे हम जीएसटी का इनपुट ले सकते हैं क्या, या फिर कोई बैंक को इस मामले में कोई एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने दी है? हमें ये चीज को समझना है। Right. Section 16(2)(a) provides that ITC claimant should be in a possession of a tax invoice issued by the supplier. Form 2A, 2B are for the information purpose required to verify the provision of Rule 36(4). मतलब 62A तो ये कह रहा है कि आपके पास एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और डबल ए ये कहता है कि वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। अब 266 सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का है उसमें एक सबसेक्शन 66 है इनवॉइस की डेफिनेशन, और टैक्स इनवॉइस टू मींस द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31 में टैक्स इनवॉइस के बारे में बताया गया। द पर्टिकुलर ऑफ इनवॉइस एज पर 30 सेक्शन 31 आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 46। जब भी हम सेक्शन 31 पढ़ते हैं उसके साथ रूल 46 पढ़ते हैं,
which is also subject to rule 454। रूल 54 की कंडीशंस को भी ध्यान में रखना होता है। रूल 54(2) ये प्रिस्क्राइब करता है द रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी इफ द रिक्वायरमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 54 आर फुलफिल्ड देन द सेम विल बी ट्रीटेड एज ए tax invoice as per section 266 and the conditions are required of section 16(2) gets fulfilled। मतलब 54 के रूल में ये बताया गया, 54 रूल में क्या बताया गया है, इफ द रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 54 आर फुलफिल्ड देन द सेम विल बी ट्रीटेड एज ए टैक्स इनवॉइस। अगर जो 54 में जो भी कंडीशंस लिखी हैं अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो ऐसा माना जाएगा 266 के और सेक्शन 2 की टैक्स इनवॉइस की कंडीशंस भी फुलफिल हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 54 सब रूल 2 में क्या मेंशन है, प्रोवाइड्स दैट द सेट सप्लायर, जो ये सिर्फ एक स्पेशल एक बैंकिंग कंपनी के लिए इंट्रोड्यूस करा गया, में इशू एक कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस। उनके पास ऑप्शन है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन का इनवॉइस आपको देने की जरूरत नहीं है, आप एक कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस फॉर ए मंथ या क्वार्टर या ईयरली जो भी लिखा होगा, और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू देयर ऑफ, और कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपको देना है बाय वट एवर नेम कार्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ड्यूरिंग ए मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ। आपको हर महीने एक इनवॉइस आपको देना है, whether issue or made available physically or electronically, whether or not serially number है या नहीं है, and whether or not containing the address of the recipient of the taxable services है या नहीं है, but containing other information as mentioned under rule 46, जिसमें जीएसटी का टैक्स, जीएसटी का वैल्यू और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हमारी मेंशन होनी चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। सो आपको ये लग रहा है ये कुछ एक रिलैक्सेशन दी गई है कि सामने वाले के रिसिपिएंट का एड्रेस होना मेंशन जरूरी नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ आपको वैल्यू और टैक्स और डिस्क्रिप्शन मेंशन होना जरूरी है, ना ही आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। रूल 54(2) प्रोवाइड्स relaxation in respect of the requirement of rule 46 if such relaxed condition are fulfilled the document will be eligible to be invoiced as per section 31। In addition, proviso to Rule 36(2) provides further relaxation that if the document contain amount of tax charge, description of services, total value, GST of the supplier and recipient, place of supply in case interstate supply ITC may be availed by such registered person. As inferred from above, it can be concluded that ITC reflected in Form 2A 2B can be claimed if the banking company provides any document containing in a particular as per Rule 54(2) read with the proviso to Rule 36(2)। अगर वो ऊपर बताए गए हुए कुछ डॉक्यूमेंट को एक मंथ के एंड पे अगर एक क्यूमुलेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है, सो वो एक जेन्युइन एक इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस प्रॉपर एज पर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग उसको माना जाएगा, और पार्ट कस्टमर जो आपका होगा वो एक एलिजिबल होगा उस इनपुट को क्लेम करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, इस केस में आपको कुछ एक रिलैक्सेशन दी जाती है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन का इनवॉइस नहीं देना, और आपको कुछ पर्टिकुलर्स जो होते हैं उसमें आपको एक एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस आपको दी गई है। तो सो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है बैंकिंग कंपनी के लिए, राइट। अब क्वेश्चन 17 जो है को बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है बैंक चार्जेस के लिए ऊपर जो हमने अभी डिस्कस करा है, राइट। सॉरी। सो क्वेश्चन 17 जो है, एक सीमेंट कंपनी है जो कि एमपी में रजिस्टर्ड, इंपोर्ट कर रही है कोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, साउथ अफ्रीका। द कोल अराइव्स एट पोर्ट एंड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड बाय द कंपनी। कोल पहुंच चुका है, बट इंपोर्टेड मटेरियल आपका आ गया, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल कर ली, कोल को कैप्ट रखा आपने अपने पोर्ट के ऊपर कुछ टाइम के लिए, सब्सिक्वेंटली कोल को फिर शिफ्ट करा पोर्ट से लेके अपनी जो एमपी की फैक्ट्री है उसमें, इंटरवल 2 और 3 मंथ्स के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद आपने कोल को शिफ्ट करा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हेन कैन द कंपनी क्लेम आईटीसी। सबसे पहले उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब मैंने इंडियन टेरिटरी में अपना माल पोर्ट पे छुड़वाया, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करा, देन क्या उस केस में मैं एलिजिबल हूँ इनपुट लेने के लिए, या फिर जब मैंने 2-3 महीने के बाद पोर्ट से मटेरियल को अपने फैक्ट्री में मंगवाया उस समय मैं एलिजिबल हूँ, जब वो फैक्ट्री में मेरे मटेरियल पहुंचेगा उस समय मैं एलिजिबल हूँ इनपुट लेने के लिए। अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है रिसीव द गुड्स, मेरे पास गुड्स रिसीव कब हुई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इट इज एज्यूम्ड दैट द इंपोर्टेड कोल इन अबव गिवन केस स्टडी हैज बीन क्लियर्ड एट ए नावा शिवा पोर्ट नियर मुंबई इन महाराष्ट्र। हम समझ रहे हैं मुंबई के जो पोर्ट है नावा शिवा पोर्ट, वहां पे ये मटेरियल आपका इंपोर्ट हुआ है।
सो सेक्शन सबसे पहले सेक्शन 16(2) प्रोवाइड्स 4 फंडामेंटल कंडीशंस। आपको पता है इनके जो 4 पिलर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके डबल ए करके 5, अब 5 फंडामेंटल कंडीशंस आपकी बन जाती हैं, जो कि कंडीशन ऐसी ऐसी हैं। सबसे पहले आपके टैक्स इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपकी ये है रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड होना चाहिए, और एक जो रिटर्न है वो आपकी रिटर्न फाइल प्रॉपर होनी चाहिए। अब इन द इंस्टेंस केस कंपनी, क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है रिसीविंग द गुड्स कब है। In the instant case, company has imported coal from South Africa and the CHA of the company filed bill of entry to clear the imported coal. उसने import करा, आपके पोर्ट पे आ गया, इंडियन नावाशिवा पोर्ट पे CHA ने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। द गुड्स आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 16 टू बी एक्सप्लेन्ड एट 3 बिलो। मतलब एक्सप्लेन, तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि हमने एक्सप्लेन करा, बट वो डीम्ड टू बी रिसीव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 62(b) में रिसीविंग का गुड्स था हमारा, उसमें एक एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन 1 कह रही थी रिसीविंग द गुड्स द कंपनी कैन क्लेम आईटीसी इमीडिएटली आफ्टर। द कंपनी जो है कैन क्लेम कर सकती है आईटीसी इमीडिएटली आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ गुड्स बाय सीएचई सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर कंडीशन। जो भी 62 की अदर कंडीशन है उसको पूरा करते हुए। सो इस केस में डीम्ड रिसीव्ड माना जाएगा जब सीएचए ने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और गवर्नमेंट को आईजीएसटी पे करा, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर गुड्स डीम्ड रिसीव्ड मानी जाएंगी। और बाकी अदर कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो आप उस, जब आपने पोर्ट पे माल को रोका, रखा हुआ है और आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, उस मंथ में आप इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें फर्स्ट क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन फॉर फाइलिंग ई वे बिल सिंस शिफ्टिंग ऑफ कोल फ्रॉम पोर्ट टू एमपी अपनी फैक्ट्री में टेक्स मल्टीपल रेलवे रैक्स। मतलब ये मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करवा रहे हैं, वो रेलवे से इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन फॉर फाइलिंग ई वे बिल। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी उस समय। आपको पता है जब ये रेलवे से जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वे बिल की जो होती है वो रजिस्टर्ड पर्सन जो भेजने वाला होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ई वे बिल को फाइल करने की। इट इज पेटेंट टू नोट दैट द कॉल हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। डीम टू बी रिसीव हमने देखा एट द कस्टमर कस्टम्स पोर्ट इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड गेटिंग द सेम क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। द कंपनी कैन शिफ्ट द कोल। अब वो सिर्फ शिफ्ट कर रही है अपने कोल को पोर्ट से अदर प्लेस ऑफ फाइलिंग ई वे बिल अलोंग विद द डिलीवरी चलान। उसको शिफ्ट करना होगा ई वे बिल के साथ और डिलीवरी चलान के साथ। रूल 138(2)(a) जो इस ई वे बिल से रिलेटेड है प्रोवाइड्स करता है डेट वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया अगर रेलवे से जा रहा है तो एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसको बनाने की। बीइंग द सप्लायर और रेसिपिएंट at any time before or after the commencement of the movement of such goods after furnishing the information in part B of the form GST EVB01 जो इसका फॉर्म है with reference to the above it is noted that it is not necessary to carry e-way bill in physically or electronically from along with the movement of goods by rail or air or vessel. However, e-way bill is required to be produced at the time of delivery of goods by the railway. आपको जब रेलवे में हो तब उस समय आपको प्रोवाइड ये करना पड़ेगा। राइट। सो अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन भी हमने इसको डन करा। अब थर्ड जो इसके रिलेटेड आ रहा है आपके बिल ऑफ एंट्री से, इफ इन द अबव सिनेरियो ए कस्टम सीएचए हैज बीन अपॉइंटेड टू फाइल बिल ऑफ एंट्री वेदर द डीमिंग फिक्शन अंडर एक्सप्लेनेशन 216(2)(b receive goods the goods being deemed to be received by registered person when they are delivered to the recipient on his instruction will be applicable। मतलब इस केस में उन्होंने कहा, जो हमसे पूछा है वो क्या है कि जो बिल ऑफ एंट्री है वो सीएचए को पॉइंट करा कि बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए वेदर द डीमिंग फिक्शन अंडर एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शन जो है 16(2)(b) की द गुड्स जो बीइंग डीम्ड सॉरी द गुड्स being deemed to be received by a registered person when they are delivered to the recipient। जब वो डिलीवर करेगा रिसिपिएंट को on his instruction will be एप्लीकेबल। क्या वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो हमें देखना है। विद रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 16(2)(b)
where the goods are received by a third person or agent on the direction of a registered person while acting as an agent or otherwise, it is deemed as receipt of goods by a registered person. In the given case, the CHA has cleared the goods under the direction of a registered person and stored the same at the warehouse. Accordingly, the company is satisfying the condition posted by section 16 to be read with the explanation to it, and thus it shall be deemed that coal has been received by the, ये अज्यूम करा जाएगा कि जो कॉल है वो रिसीव करा गया कंपनी के थ्रू, अगर कंपनी या रजिस्टर्ड पर्सन ये डायरेक्ट करती है कि ये जो कॉल है किसी थर्ड पार्टी को दिया जाए। इन केस, ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इन केस लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग हैंडलिंग वेदर आईटीसी नीड टू बी रिवर्स्ड इन द प्रोपोर्शन टू द मटेरियल सो लॉस्ट। ये आगे जब हम सेक्शन 16 के बारे में रीड आउट करेंगे ना, देन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईटीसी आपका रिवर्सल और ब्लॉक्ड और रिवर्सल क्रेडिट आईटीसी कब कब किन किन केसेस में होता है। अभी तक हम सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस को रीड आउट कर रहे हैं। सो सेक्शन जब 17 पढ़ेंगे उस केस में आएगा एक पॉइंट, जब भी आपका मटेरियल थेफ्ट या लॉस हो जाता है तो जितनी क्वांटिटी और जितनी अमाउंट का वो लॉस और थेफ्ट होता है और जिनका ऑलरेडी आप इनपुट क्लेम कर चुके हो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, उतना इनपुट आपको रिवर्स करना होता है अपनी बुक्स में। सो ये सेक्शन 17 कहता है क्लोज जी ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्स द क्रेडिट इन केस गुड्स आर लॉस्ट। इन द गिवन केस अगर हम बात करें, कोल हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री, द कंपनी जो है वो कैन क्लेम आईटीसी assuming that the company has availed ITC on the basis of bill of entry, if goods are lost during a transit from port to factory, उस केस में the company has to reverse the ITC as per clause G of section 70 सबसेक्शन 5। सेक्शन 70 जब पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा लोस्ट के बारे में, लेकिन अभी आप ये जान लो कि अगर गुड्स इन ट्रांजेक्ट में आप लोस्ट कर देते हो या फैक्ट्री में आप लोस्ट कर देते हो या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उस केस में जितना भी आपने इनपुट उसके ऊपर क्लेम करा होता है उस लोस्ट क्वांटिटी और अमाउंट का आपको इनपुट अपना रिवर्स करना पड़ता है एज पर सेक्शन 17। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो आ रहा है वो क्या क्या कहता है, देखो, वेदर ऑल द कंडीशंस अंडर सेक्शन 16(2) क्लोज ए बी डबल ए सी एंड डी शुड बी सेटिस्फाइड बिफोर और एट द टाइम of availing ITC or one or more condition can be complied with after availing ITC। वो हमसे पूछ रहे हैं कि जितने भी कंडीशंस हैं ए डबल ए बी सी डी, वो क्या हमें जब हम इनपुट क्लेम करने के दिन में खड़े हैं या पॉइंट पे हैं हम, तो हमें कंडीशंस वो उससे पहले या उस टाइम जब हम ले रहे हैं उस समय हमें सारी कंडीशंस देखनी है, या फिर इसमें से एक या दो कंडीशंस कुछ ऐसी भी हैं जो हम इनपुट लेने के बाद भी हम देख सकते हैं, राइट। सो एक बार मैं आपके साथ वो कंडीशंस रिवाइज करता हूँ, आप मुझे बताना कि वो पहले आपको देखनी है या बाद में आपको देखनी है। अब कंडीशन जो ए है, सबसे पहली 16(2) क्लोज ए जो आती है, वो कह रही है आपके पास एक प्रॉपर इनपुट लेने के लिए आपके पास एक टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है अपने रूल्स में, वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। अब ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये आपको एट द पॉइंट ऑफ मतलब जब आप एलिजिबल हो इनपुट के लिए, इनपुट ले रहे हो, उस समय देखना पड़ेगा या बाद में? ऑब्वियस है, ये तो उस समय ही मेरे पास होना चाहिए। सेकंड जो आता है रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, और डबल ए की बात कर देते हैं, फॉर्म 2A में मेरे आना चाहिए, ये भी उस टाइम मुझे देखना चाहिए। डबल ए जो कंडीशन है कि फॉर्म 2A में मेरे रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी मुझे उसी टाइम देखना चाहिए। अब बी क्लोज जो है वो कहती है रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, ये भी मुझे ऑब्वियस है बिफोर और एट द टाइम ऑफ इनपुट जब मैं ले रहा हूँ उसी समय मुझे वेरीफाई करना होगा। अब आ रही है क्लोज सी। क्लोज सी कह रही है कि एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। अब जब क्लोज सी हम पढ़ते हैं ना 16(2) क्लोज सी, इसको एक सेक्शन 41 है जो हमें इनपुट प्रोविजनली कुछ टाइम पीरियड के लिए, सपोज 1 मंथ के लिए अलाउ करता है इनपुट लेने के लिए। अगर फिर तब तक भी अगर हमारा सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट नहीं कर देता, देन ये माना जाता है कि हमने क्लोज सी को फुलफिल नहीं करा और हमें उस इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा। सो प्रोविजनल बेसिस पे हमें सेक्शन 16 जो 2 है वो हमें प्रोविजनल बेसिस पे इनपुट लेने के लिए अलाउ करता है। बट हाँ, ये उस समय हम नहीं देख सकते जिस समय हम इनपुट ले रहे हैं कि उसने टैक्स पे करा या नहीं करा, बट एट द पॉइंट एक उस टाइम पीरियड के बाद हमें ये वेरीफाई करना होगा कि सामने वाले ने हमारा रिटर्न में दिखाया
और बट 3B में एक्चुअल गवर्नमेंट को पे करा या नहीं करा। सो ये कंडीशन जो है आप बाद में वेरीफाई कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो पहले आप एट द पॉइंट ऑफ आईटीसी के समय में आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, राइट। और डी कंडीशन जो है रिटर्न फाइल होनी चाहिए, ऑब्वियस रिटर्न फाइल होगी, वो ये भी एट द पॉइंट होगा। अब एक सी कंडीशन ऐसी है जो हमें बाद में देखनी है। और एक सेकंड चीज आती है इसमें, एक सेकंड प्रोवाइजो आता है जो ये बोलता है कि अगर आपने 180 दिन के अंदर अंदर आप फेल हो जाते हो अपने सप्लायर को पेमेंट करने में। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे कुछ माल खरीदा प्लस जीएसटी उसने लगा के दिया, आपने उधार पे माल खरीदा क्रेडिट पे, बट यू हैव फेल्ड टू पे विद इन 180 days from the date of the invoice, right? Then you should also reverse input tax credit you have already availed on the date of invoice या on that month विद इंटरेस्ट। और इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और इंटरेस्ट कब से लगता है, जिस दिन से आपने अवेल इनपुट अवेल करा जिस मंथ से। और ये कंडीशन भी एक ऐसी कंडीशन है जो आप एट द पॉइंट ऑफ इनपुट जब ले रहे हो उस समय आपको नहीं देखना, ये आपको 180 डेज के बाद आपको पता लगेगा जबकि मैंने इस सप्लायर की पेमेंट नहीं करी है, और जो इनपुट मैंने इसके बिल्स के अगेंस्ट में लिया था वो मुझे विद इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं दो जो हमें बाद में देखनी है, और बाकी जितने भी कंडीशंस हैं हमारी वो हमें इनपुट लेते समय ध्यान में रखनी है। सो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 हमें से यही पूछ रहा है, तो यही आपका इसका आंसर है, प्लीज आप इसको रीड कर लेना, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ शुड बी डन विद इन 180 डेज और अदरवाइज द होल आईटीसी वुड बी डिसअलाउ। वो कह रहे पेमेंट जो आपको, मैंने अभी आपको लास्ट में यही बताया कि पेमेंट जो है 180 दिन के अंदर अंदर आपको करना होगा, अदरवाइज आपका सारा आईटीसी डिसअलाउ होगा। स्टेट वेदर प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) का जो प्रोवाइजो है इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ट्रांजेक्शन बिटवीन सिस्टर कंसर्न। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि 16(2) का जो प्रोवाइजो है, क्या वो जब एक सिस्टर कंसर्न्स हो गई लाइक एज आपके सेम पैन के नंबर पे हो गई, या आपके ओनर सेम हो गए, प्रमोटर सेम हो गए, तो कुछ रिलेशन जब है ना आपके ए बी कंपनी में, तो क्या 180 दिन वाला जो प्रोविजन है क्या उन कंपनीज के ऊपर भी लगेगा? क्या आपकी सिस्टर कंसर्न है और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उसको 180 दिन के अंदर अंदर, तो आपने जितना भी इनपुट क्लेम करा आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट है। फर्दर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ आईटीसी इज नॉट रिवर्स्ड आफ्टर 180 डेज ऑफ द नॉन पेमेंट टू द सप्लायर ड्यू टू द बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर। अगर हम ये पॉइंट रखते हैं कि हाँ आजकल सर काम नहीं चल रहा है, डिपार्टमेंट के आगे है सर आजकल काम नहीं चल रहा है, हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है और इनपुट हम इसीलिए रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आगे ही कोरोना ड्यू टू कोरोना वायरस या फिर ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज के कारण हम इनपुट को रिवर्स नहीं कर सकते, क्या अगर आप ये पॉइंट उनके सामने रखते हो तो इज दिस जस्टिफाइड डेट, और आपको रिवर्स फिर भी करना पड़ेगा, क्या इसके अगेंस्ट में प्रोविजन कोई है या नहीं है, वो हम आगे अपने आंसर में इसको डिस्कस कर, राइट। इसमें अब तीन चीजें हमसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ये कि 180 डेज में नहीं करते हो तो क्या होगा, और सिस्टर कंसर्न के लिए होगी तो क्या होगा, अगर बैड पोजीशन है आपकी फाइनेंशियल बैड पोजीशन है उस केस में आपके पास क्या होगा। एज पर सेक्शन 16(2)(d) जो रेड विद रूल 37 के साथ पढ़ेंगे, आईटीसी शैल बी रिवर्स्ड इन प्रोपोर्शन टू नॉन पेमेंट ऑफ द सप्लायर immediately after the expiry of 180 days from the date of issue of invoice, such ITC can be re-availed upon the payment of the amount to the supplier। मतलब 180 दिन जैसे ही निकलेंगे 181 डेज पे आपको इनपुट रिवर्स करना होगा, और आप इसको रिक्रेडिट रिक्लेम भी कर सकते हो उस समय जब आपने उस पेमेंट की उस सप्लायर को आपने पेमेंट विद टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी जब जब जिस मंथ में भी पे करा उस मंथ आप रिक्लेम या रिक्रेडिट कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पे डिसाइड नहीं है। इवन आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी आप पे करोगे उस समय आप अपना रिक्लेम क्रेडिट को रिक्लेम आप रिक्रेडिट कर सकते हो। The proviso to Rule 37 Sub-Rule 1 provides that the payment shall be deemed has been paid for the purpose of availing ITC in respect of transactions covered in the Schedule 1। अब सेकंड क्वेश्चन ये था क्या ये 180 दिन वाली जो कंडीशंस है अगर आपकी दो सिस्टर कंसर्न्स हैं, रिलेटेड पार्टीज फर्म्स हैं या फिर सेम पैन के ऊपर फर्म्स हैं, तो उस केस में भी क्या ये एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन इज दैट the proviso to Rule 37(1) provides that payments shall be deemed to have been paid for purpose of availing in respect of the transactions covered in Schedule 1।
क्या हमारी सिस्टर कंसर्न की जो रहती है, क्या वो शेड्यूल वन में कवर है? मैं आपके साथ फर्दर आगे कभी वीडियो में शेड्यूल वन को डिस्कस करूंगा, उसमें कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो विदाउट कंसिडरेशन भी मेरी सप्लाई ट्रीट होती हैं। तो उस केस में ही ये आपके पास अगर सेम पैन के ऊपर आपके पास दो जीएसटीएन नंबर हैं, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी एक डीम्ड सप्लाई मानी जाती है और उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है। उसी केस में रूल 37(1) का एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि अगर इस तरह की शेड्यूल वन में कवर जो ट्रांजैक्शंस है वो अगर हो रही हैं तो वो डीम्ड टू हैव बीन पेड माना जाएगा। उनको ये माना जाएगा कि वो एक्चुअली डीम्ड टू हैव बीन पेड है। हमें नहीं देखना उनका स्टेटस वो एक्चुअली पे है या नहीं है। डीम्ड टू हैव बीन पेड। ट्रांजैक्शन बिटवीन सिस्टर कंसर्न्स आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगे अंडर शेड्यूल में। दस सच कंडीशंस ऑफ 180 डेज पेमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टर कंसर्न्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मेरे मोस्ट ऑफ द पीपल्स इग्नोर करते हैं या उनको नॉलेज नहीं होती है। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखना कि सिस्टर कंसर्न्स की अगर आपस में कंपनीज है तो उनके ऊपर 180 डेज की रिवर्सल का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। राइट। अब थर्ड क्वेश्चन ये था कि फाइनेंशियल अगर पोजीशन मेरी खराब रहेगी तो उस केस में क्या होगा। सिंस पेमेंट विद इन 180 डेज इज मैंडेटरी फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी एज पर सेक्शन 62, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विदाउट पेमेंट 182 शैल अमाउंट टू wrongful availment of ITC when the supplier is not a sister concern and may give rise to demand and recovery proceeding। ऑब्वियस है वो चलेंगे। और कोई एक्सेप्शंस नहीं है मेड फॉर बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिसिपिएंट की। अगर बैड फाइनेंशियल पोजीशन है तो कोई भी आगे इस केस में कोई भी एक्सेप्शन लॉ में हमें नहीं दी गई है। राइट। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारे पास है क्वेश्चन 20। टिल व्हाट टाइम आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैन द आईटीसी बी क्लेम्ड ऑन इनवॉइस पर्टेनिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर। सबसे इजी क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। क्या हमारे पास इनपुट लेने के लिए लास्ट मंथ कौन सा है सर, ये बता दो। हमें तो यही पता होता है ना कि लास्ट मंथ तक हम इनपुट ले ले। सो वो कौन सा मंथ है ये हमें बता दो। ये हमारा 16/4 जो ड्यू डेट टू अवेल आईटीसी, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। जो लास्ट डेट हमें बताई जाती है ना वो बताया जाता है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। द रिटर्न जो आप फाइल करोगे 39 की फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट प्रिटेन्स। समझ गया। मतलब जो आपकी सितंबर की लास्ट जो सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट है आपकी रिटर्न फाइल करने की 39 की, उसकी डेट और फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न या फिर आपकी एनुअल रिटर्न की जो भी डेट रहेगी विच एवर इज अर्लियर। जो भी अगर एनुअल रिटर्न आपकी 31 दिसंबर है वो 20 अक्टूबर आ रही है और वो आपकी 31 दिसंबर है, देन उस केस में 20 अक्टूबर आ गई। अगर एनुअल रिटर्न आप 30 सितंबर है और वो 20 अक्टूबर है देन आपके पास 30 सितंबर आ गई। जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगा उस डेट को मेरी लास्ट डेट मानी जाएगी इनपुट को, लास्ट ईयर के इनपुट को क्लेम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी जो मंथ चल रहा है हमारे पास 2021 अभी खत्म होके गया है। सो 21 का अगर मुझे कोई किसी बिल के ऊपर अगर इनपुट क्लेम करना है तो उस केस में मेरे पास सितंबर का जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर और इसकी जो एनुअल रिटर्न की डेट है 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर डेट इज 20 अक्टूबर तक मेरे पास टाइम पीरियड है कि मैं मार्च 21 तक के कोई भी बिल का इनपुट क्लेम करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इरिस्पेक्टिव विद कंडीशन और सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट अदर जो सेक्शन 16 की कंडीशंस है वो मेरी सारी फुलफिल होती हैं। ये ड्यू डेट की हमारी बात हो गई। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज की इस वीडियो के लिए। सो प्लीज आप एक बार इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट